वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि जीएसटी एडवोकेट की सर्विसेज पर किस तरीके से अप्लाई होता है। एडवोकेट्स की किन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी आरसीएम के हिसाब से लगेगा और कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, यानी जो सर्विसेज एग्जम्प्ट होंगी। जी हाँ, एडवोकेट की कई सर्विसेज एग्जम्प्ट भी होती हैं, उसके ऊपर कोई आरसीएम पे नहीं करना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एडवोकेट से रिलेटेड सर्विसेज। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं, एडवोकेट्स ने अगर किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विसेज दी हो, चाहे वो इंडिविजुअल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है। मैम फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हो? जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी, कोई भी फर्म हो एडवोकेट्स की, उसने कोई भी लीगल सर्विसेज दी हो, भले ही डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, उसके ऊपर आरसीएम आएगा। लेकिन कब आएगा? जब कोई भी एडवोकेट ने, इंडिविजुअल एडवोकेट मैंने बताया, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी हो विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। देखो इसमें क्या क्या कंडीशन आई। फर्स्ट कंडीशन, सर्विसेज कौन देगा? या तो एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसको? ये किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देंगे। ये सर्विसेज किसको देंगे? किसी भी बिजनेस एंटिटी को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। ये अगर इनको सर्विसेज देते हैं तो आरसीएम के बेस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर आप देखें डेफिनेशन ऑफ लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज का मतलब क्या है? लीगल सर्विसेज मतलब एनी सर्विस। देखो बहुत ज्यादा ब्रॉड इसका जो है वो एरिया कर दिया। एनी सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विसेज अगर दी, चाहे एडवाइस से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, असिस्टेंस से रिलेटेड, इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। मतलब ऐसा नहीं कि क्रिमिनल सर्विसेज ही देनी है या फिर इनकम टैक्स जीएसटी की सर्विसेज देनी है। ये कह रहे हैं कोई भी सर्विसेज इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। यानी एक तरीके से जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे लॉयर की, भले ही वो सीनियर एडवोकेट हो, इंडिविजुअल एडवोकेट हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो, अगर ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी गई, ऐसी बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल हो जाएंगी आरसीएम बेसिस पर। ठीक है। अब अगर आपके माइंड में जा रहा है कि एग्जाम्प्ट कौन सी है, तो रुको वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो। यहां तक क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएंगी? एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। सॉरी, इनके ऊपर क्या होगा? आरसीएम के बेस पे टैक्स आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं लीगल सर्विसेज का मीनिंग क्या है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल सर्विसेज? लीगल सर्विसेज मीन्स any services provided in relation to advice, consultancy और assistance। चाहे आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, चाहे आप असिस्टेंस दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, किसी भी लॉ से रिलेटेड, किसी भी मैनर में, किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? लीगल सर्विसेज। ठीक है। एडवोकेट, एडवोकेट की डेफिनेशन आपको दी गई है क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है। ये डेफिनेशंस एज सच आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम आ जाते हैं एग्जाम्पशंस के लिए। अगर फिर भी आपको रीड आउट करनी हो तो आप जस्ट इसको रीड आउट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रीड आउट करना चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। आपको नोट्स भी अगर चाहिए तो मुझे बताओ, मैं पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। कंप्लीट आरसीएम की मैं सीरीज करवा रही हूँ। मैं प्लेलिस्ट में सारा का सारा ये जो मैटर है, अलग अलग आरसीएम जिनके ऊपर लगते हैं, जिन जिन सर्विसेज पे, गुड्स के, सारा मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आपको कंप्लीट आरसीएम सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक जो वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके अंदर एग्जाम्पशंस कौन सी मिलती है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर एडवोकेट को आप सर्विसेज दे रहे हो, सॉरी एडवोकेट से सर्विसेज ले रहे हो, तो जनरली अगर आप बिजनेस एंटिटी हो प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में हो, आपके ऊपर जीएसटी लगेगा आरसीएम के बेस पे। बट कुछ केसेस में जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जीएसटी एग्जाम्प्ट कब होगा? यानी एडवोकेट से सर्विसेज ली लेकिन कोई भी जीएसटी नहीं लगा, जीएसटी क्या हो गया? जीएसटी एग्जाम्प्ट हो गया। तो एग्जाम्प्ट के लिए क्या क्या सिचुएशंस आप लोगों के पास है? सबसे पहले आरसीएम की ये जो एडवोकेट की सर्विसेज है, ये प्रोवाइड की हो किसने? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स ने। ठीक है। किसको प्रोवाइड की हो? एडवोकेट्स ने सर्विसेज दी, लेकिन दी किसको? दी भी एडवोकेट्स को। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये नीचे पैरा आपके पास दिया हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है?
प्रोवाइड कर रहा है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर कोई भी एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज दे रही है, इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, यानी सीनियर एडवोकेट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम। स्पेसिफाइड एडवोकेट्स की बात हुई थी ना, स्पेसिफाइड एडवोकेट्स में ध्यान से देखो, इस चीज को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स आपने लेना है और एन इंडिविजुअल एडवोकेट एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, यानी सीनियर एडवोकेट नहीं लेना, नहीं सीनियर एडवोकेट नहीं लेना, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म लेनी है एडवोकेट्स की और इंडिविजुअल एडवोकेट लेना है जो कि सीनियर एडवोकेट नहीं होगा। क्लियर? सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। यहां सीनियर एडवोकेट का नाम नहीं है, यानी कि मैम पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट, या और का हम इसमें लगाएंगे, और सीनियर एडवोकेट, इनमें से कोई भी दे सकता है, अदर और इंडिविजुअल एडवोकेट हु इज नॉट अ सीनियर एडवोकेट, वो अगर सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म को और या फिर किसी भी एडवोकेट को, तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हो सकता है, लेने वाला सीनियर एडवोकेट हो सकता है, लेकिन देने वाला सीनियर एडवोकेट नहीं होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? जो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो सीनियर एडवोकेट नहीं हो सकता, जो सर्विसेज ले रहा है ही और शी कैन बी सीनियर एडवोकेट। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म या फिर एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट ने कोई भी सर्विसेज दी हो, किसको दी हो? किसी भी एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को दी हो, या फिर एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस एंटिटी नहीं होना चाहिए। मैंने देखो ऊपर आपको दो कंडीशंस बताई थी, मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी कि रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, यहां देखो लिखा था बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, दोनों कंडीशन जरूरी है। बट अगर वो बिजनेस एंटिटी ही नहीं होगा तो, अगर वो बिजनेस एंटिटी ही नहीं होगा तो सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाएंगी। देखिए मैं कोई बना के बात नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखाऊंगी, सीरियल नंबर 45 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017, मैं नोटिफिकेशन भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इस नोटिफिकेशन के तहत ये सर्विसेज एग्जम्प्ट है। अगर आप बिजनेस एंटिटी नहीं हो तो आपके ऊपर आरसीएम का केस नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट, यानी अगर आपकी 20 लाख टर्नओवर, 20 लाख टर्नओवर तक कोई जीएसटी नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां तक आपको आरसीएम नहीं पे करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो 30/9/2019 तक का क्राइटेरिया था वो था हमारे पास 20 लाख के हिसाब से कि 20 लाख तक अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको, जो अगर आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगी। बट उसके बाद क्या हुआ, 30/9/2019 के बाद एक क्राइटेरिया चेंज कर दिया। इसके अंदर ये डाला गया कि अगर आपकी थ्रीशोल्ड लिमिट तक टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, थ्रीशोल्ड लिमिट यानी कि देखो अभी जो सर्विसेज के लिए थ्रीशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख की है, ठीक है, कि आपको 20 लाख तक टर्नओवर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है जीएसटी अवॉइड कर सकते हो। 10 लाख की कुछ एक स्टेट्स में है, अगर मैं बात करूं गुड्स की तो 40 लाख की लिमिट है। तो यहाँ पे वर्ड पता है क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ड कर दिया गया कि अगर आपकी जो थ्रीशोल्ड लिमिट है, थ्रीशोल्ड लिमिट जितनी मर्जी हो, थ्रीशोल्ड लिमिट तक अगर आपको, और मतलब ऐसी थ्रीशोल्ड लिमिट जहां तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उतनी टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है तो आपको जीएसटी पे नहीं करना आरसीएम के बेस पे। मेरी बात क्लियर हो गई? दिस चेंज ensures that the whenever there is a change in threshold limit for obtaining registration, corresponding change will not be required to made in the entry above। यानी ऐसा नहीं है कि फिर वो 20 लाख की जगह 40 लाख लिखेंगे अगर टर्नओवर चेंज होगी तो, ऑटोमेटिकली समझ जाना थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पे चेंज हो गई। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर चेंज हो गई तो उतनी ही थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको आरसीएम पे नहीं करना,
आपको आरसीएम पे नहीं करना अगर आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली है तो। क्लियर हो गया सभी को? बहुत मज़ेदार एक चेंज है, यानी छोटे छोटे जो आपके ऐसे क्लाइंट्स हो गए जो एडवोकेट्स की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको जीएसटी में जीएसटी के अंदर आरसीएम के बेस पे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट आपके इससे बाहर हो जाएंगी। क्लियर? एक चार्ट में आपको और दिखाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पशन समझ में आ जाएगी। उससे पहले एक चीज इसमें और देख लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, लीगल सर्विसेज एडवोकेट के थ्रू या फर्म ऑफ एडवोकेट के थ्रू या सीनियर एडवोकेट के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कोई टैक्स पे नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों को अगर लेकर के चलूँ चार्ट पे, इसके अंदर ध्यान से समझना, कोई भी इंडिविजुअल है, रिसिपिएंट कौन है? इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो कि इंडिविजुअल है, और टर्नओवर कितनी है? टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि यहाँ मैं बिजनेस एंटिटी की बात नहीं कर रही हूँ। आपने पर्सनल बेसिस पे कोई भी लीगल सर्विसेज ली तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज फुली एग्जम्प्ट। क्लियर? अगर ये जो सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट ने ली है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ली है कोई भी सर्विसेज, तो टर्नओवर कोई भी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली एग्जम्प्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी की। बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, लेकिन सप्लाई क्या कर रही है? सर्विसेज। सर्विसेज की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 20 लाख। कितनी लिमिट है सर्विसेज की? 20 लाख। और 20 लाख से कम है आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं आपने, आपकी लास्ट ईयर में टर्नओवर कितनी है? 20 लाख से कम है, तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट आपने आरसीएम के हिसाब से टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि जो हमें टर्नओवर देखनी है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखनी है। देखो, टर्नओवर ऐसा नहीं है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर की कंसीडर करो, टर्नओवर देखनी है आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। और मैम यहाँ पे क्या हमें ये भी देखना है कि जो जीएसटी जो फर्म है जिसने सर्विसेज ली वो रजिस्टर्ड है या नहीं है? नहीं, रजिस्ट्रेशन का नहीं देखना, आपने यहाँ पे टर्नओवर देखनी है कि पिछले साल की टर्नओवर कितनी है। जैसे यहाँ पे बिजनेस एंटिटी सप्लाई कर रही है सर्विसेज, सर्विसेज के केस में दो ही कंडीशन है, 20 लाख और 10 लाख। 10 लाख स्पेशल कैटेगरी के लिए, 20 लाख नॉर्मल कैटेगरी के लिए। तो आपकी जो टर्नओवर है वो 10 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। किस हिसाब से होगा? आरसीएम के अकॉर्डिंग उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एडवोकेट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कौन पे करेगा? ये बिजनेस एंटिटी पे करेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें बिजनेस एंटिटी सप्लाइंग गुड्स, देखिए गुड्स के केस में क्या है? 40 लाख नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 20 लाख स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए। आपके पास जो टर्नओवर है वो इससे कम है, क्या कह रहा है? 40 लाख या 20 लाख से कम है, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। बट अगर यही टर्नओवर ज्यादा आ जाए तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तब जीएसटी लगेगा। रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आपके पास दे रखे सीनियर एडवोकेट का। सीनियर एडवोकेट का मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ पहले। सीनियर एडवोकेट के केस में अगर मैं बात करूं सीनियर एडवोकेट की, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोई भी लीगल सर्विसेज जो किसने दी हो? सीनियर एडवोकेट ने। किसको? एक तो बिजनेस एंटिटी को, उसके सॉरी बिजनेस एंटिटी के अलावा जो अदर पर्सन है उनको, यानी इंडिविजुअल वगैरह को, या फिर जो मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट का केस बताया, ठीक है, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके ऊपर आरसी में एप्लीकेबल नहीं होगा। या आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन एंड टेरिटरी गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी है तो आपको आरसीएम के हिसाब से पे नहीं करना है। लेकिन अभी एक बात मेरी ध्यान से सुनो, यहाँ पे दोनों में एक फर्क देखो, जो सीनियर एडवोकेट है उसमें और जूनियर एडवोकेट में। जो सीनियर एडवोकेट है उसके अंदर एक चीज अलग से आपको दी गई है। यहां पर ये बोल रहा है कि अगर सीनियर एडवोकेट ने, देखो सीनियर एडवोकेट ने अगर जूनियर एडवोकेट को सर्विसेज दी ना तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो, पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एडवोकेट एज एन
एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, यानी सीनियर एडवोकेट के अलावा किसी एडवोकेट ने किसी भी एडवोकेट को, बिजनेस एंटिटी को, या फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिनकी टर्नओवर एग्रीगेट उससे थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है उनको, या सेंट्रल गवर्नमेंट को दी तो एग्जम्प्ट है। यानी जूनियर एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट को दी तो भी एग्जम्प्ट, जूनियर एडवोकेट ने जूनियर एडवोकेट को दी तो भी एग्जम्प्ट, जूनियर एडवोकेट किसी भी तरीके के एडवोकेट को दे वो एग्जम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स ने किसी भी एडवोकेट को दी वो एग्जम्प्ट है। बट अगर अगले में ध्यान से पढ़ना, सीनियर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को दी, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दी, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी, यहाँ तो एग्जम्प्ट है। बट यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि सीनियर एडवोकेट ने अगर किसी अदर एडवोकेट को या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज दी तो ये भी एग्जम्प्ट है, ये कहीं भी नहीं लिखा। यानी सीनियर एडवोकेट देगा ना तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए यहाँ भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको देखनी है, इंडिविजुअल के केस में यहाँ भी एग्जम्प्ट है। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट में ये क्या कह रहा है कि सीनियर एडवोकेट सर्विसेज बाय एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट, यानी एक एडवोकेट ने किसी अदर को दिया, यहाँ सीनियर वर्ड यूज नहीं है, कोई भी टर्नओवर हो टैक्स नहीं लगेगा। बट यहीं पे अगर सीनियर एडवोकेट ने दी होती किसी भी एनी एडवोकेट को तो यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल होता, यहाँ टैक्स लगता। ठीक है, सर्विसेज बाय सीनियर एडवोकेट ने दी हो बिजनेस एंटिटी को, सीनियर एडवोकेट ने किसको दी हो? बिजनेस एंटिटी को दी हो, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होता तो टैक्स ना लगता। यहाँ पे एडवोकेट टू एडवोकेट की जब बात हो रही है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो मैंने बहुत देखो अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों की बातों का जवाब दूंगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। और एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत लेबर कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को हमारी ये सीरीज, हमारी ये वीडियोस कैसे लग रही है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।